हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे शेयर स्क्रीन कर लिया जाएगा यहाँ पे। हाँ चलिए बच्चे, कल यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। बच्चे ये इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बस ये बोला गया है कि ये जो 1 ग्राम आपके पास है इसमें कितना अनसर्टेनिटी होगा, उस अनसर्टेनिटी को हमने किस में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना है। अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्रेस करता तो ये क्या आना था, 1 ग्राम प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, दैट इज 1 मिलीग्राम। लेकिन इस चीज को नॉर्मली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं बच्चे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन योर परसेंटेज एरर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बनेगा। तो ये 1 मिलीग्राम है तो इसको हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, 0.1। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 ग्राम रहता, क्या रहता, 2 ग्राम रहता, तो 2 ग्राम में भी हमें हमारे पास कितना रहना था, अगर ये 2 ग्राम है और एरर प्लस माइनस 1 मिलीग्राम है, तब भी ये क्या रहता बच्चे, दैट इज 0.1 ग्राम। लेकिन अगर एरर प्लस माइनस 2 मिलीग्राम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज प्लस माइनस 0.2। इस बात को यहां से समझिएगा, एक 0.1 है, एक 0.2 है, दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या है और दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या बनेगा, इस बात को क्लैरिफाई करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिफाई है सब लोगों को। तो ये लास्ट में हमने इसी टॉपिक्स तक स्टडी किया था। आगे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है दैट इज योर डायमेंशनल एनालिसिस। सर डायमेंशनल एनालिसिस हमें देखना है। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। सर हाँ जी बच्चे बोलिए। सर ये 0.1 की जगह 0.001 नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं बच्चे, 0.1 इसलिए नहीं होगा ना बच्चे, देखो ये 1 मिलीग्राम है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये 1/1000 हो गया। ध्यान दे इसको, यस सर। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से 2 ओके सर, आ मतलब जाएंगी। परसेंटेज में रखा ना? हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट किया, समझ रहे हो ना मेरी बात है। यस अगर परसेंटेज में नहीं होगा तब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। पॉइंट क्लैरिफाई हो गया ना। देखिए यस सर। यस क्वेश्चन में उसने दिया है हमें एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पॉइंट क्लैरिफाई है ना, तो इस बात का ध्यान यस सर। दीजिएगा। हमें पूछा गया है हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये ऐसा ही आपके पास होगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए ओके सर। आगे हम यहाँ पे चलते हैं। आगे हमारे पास छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा टॉपिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर डायमेंशनल एनालिसिस। बात समझ आ रही है। देखो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली क्या रहता है, हम एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास रिक्वायर्ड होगा उसी को हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। तो क्या है ये, this is calculation which involve the use of dimensions of different physical quantities. The method to convert a physical quantity from one type of unit into some other type of unit. देखिए आप लोगों को पता है अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर मेरे पास लेंथ है, लेंथ हम मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। मुझे अपना माइक ऑफ कर लें। तो ये तीनों इसके पास यहाँ से अलग अलग जो है वो यूनिट्स हैं, ये तीनों आपके पास यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं। ये डिपेंड करता है मैं किस तरह का डिस्टेंस डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैं यूनिट लूंगा। आप लोगों को पता है अगर लार्जर डिस्टेंस है तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट लगाते हैं बच्चे, दैट इज किलोमीटर्स।
और बच्चे थोड़ा छोटा डिस्टेंस है उसके लिए क्या लगाएंगे, मीटर। और इसी तरह हम उससे छोटे डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बच्चे, दैट इज इन योर सेंटीमीटर। तो हम किसी भी टाइम पे एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है, जो 1 किलोमीटर आपके पास है दैट इज इक्वल टू योर 1000 मीटर, आप लोग जानते हैं। तो अगर मेरे पास पूछा जाए कि मेरे पास यहाँ पे 2 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, दैट इज योर 2000 मीटर। बात समझ आ रही है। तो हमें अगर एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब वहां पे मुझे क्या चाहिए, एक कन्वर्जन फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिएगा बच्चे, आप लोगों को पता होगा 1 इंच इज इक्वल्स टू, अगर 1 इंच आपके पास किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, ये मुझे सॉल्व करना है कि 6 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो देखिए 6 इंच मैंने लिख दिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, ये बनेगा 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1, और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया बच्चे, ये 2.54 सेंटीमीटर और इसको किससे डिवाइड कर दिया बच्चे, 1 इंच से। ये दोनों कैंसिल हो गए और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 15.24 सेंटीमीटर। तो एट ए टाइम हम किसी भी यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में क्या कर सकते हैं बच्चे, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में चेंज किया जा सकता है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, दिस इज योर डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कन्वर्जन फैक्टर जो है वो आप लोगों को थोड़े से मेमोराइज होने चाहिए, तभी आप एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा, 1.66053 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी, इतना भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। देखो इसी तरह 1 लीटर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बात समझ आ गई। देखिए यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे भूल जाओ 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 10 पावर 3 मीटर क्यूब। कैसे, अब देखिए आप लोगों को बताया था 1 डेसी किसके इक्वल होता है, 10 पावर माइनस 1, तो मीटर का भी क्या है, होल क्यूब। तो ये कितना बन जाएगा, 10 पावर माइनस 3, दैट इज योर मीटर क्यूब। इस बात को यहाँ पे समझिएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बच्चे, वो आपके पास इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। इस वैल्यू के इक्वल जो है, इसका वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आपको कोई मैसेज आया जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई आईडी मिला है, स्टूडेंट बताएं यस जरा। सर। यस सर। मिल गया सबको। अच्छा आप लोग क्या स्कूल की क्लास अटेंड कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पे है, यस नो सर। सर। यस कौन सी Yes, क्लास sir. अटेंड कर रहे हो वहां पे आप, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अच्छा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी वहां पे अटेंड कर रहे हो आप, अच्छा। और साथ साथ में कौन और क्या अटेंड कर रहे हो वहां पे, इंग्लिश मैथ। इंग्लिश बायो मैथ्स। अच्छा इंग्लिश बाय मैथ भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। थोड़ी देर में हमारा भी ये कोशिश रहेगा कि हम भी माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट कर जाएंगे, तो जो जेनेसिस की क्लासेस हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट में चलेंगी, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो देखो बच्चे, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो देखो बच्चे, अब थोड़े से यूनिट्स आप लोगों के पास बेसिक्स हैं, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए
कि कैसे एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी इसको बोलते हैं, या 760 टॉर भी इसको बोलते हैं, या इसको बोलेंगे ये वैल्यू, ये यूनिट किसके इक्वल हो गए, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसी तरह 1.013 इंटू 10 पावर 6 डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे 1 बार किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 अर्ब ये किसके इक्वल है, 10 पावर -7 यूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके इक्वल है बच्चे, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इस बात का बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, बात क्लेरिफाई हो गई। इसी तरह से देखिए डिग्री फारेनहाइट जो है, इसको इस रिलेशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम फर्दर इन रिलेशन से क्या कर सकते हैं कि ये थोड़े से रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। ये सारे कॉमन रिलेशन है। जैसे आप लोग जानते हैं 1 इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। हाँ जी बच्चे, बोलिए बच्चे। सर कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों इक्वल होते हैं? बच्चे वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली तो मुझे वैल्यू याद नहीं है, बट मे बी ऐसा कोई टेम्परेचर पॉसिबल हो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है 1 kg, ये किसके इक्वल है 1000। ये थोड़े से रिलेशन मैंने लिखे हैं, ये थोड़े से कॉमन रिलेशन है जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे 1 ग्राम मीट्रिक टन, 1 लीटर, 1 माइल, 1 फीट, 1 इंच, ठीक है। और इसी तरह 1 ग्राम 1 कैरेट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्रेन्स, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ रही है, पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे आप लोग इन कॉमन रिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप लोग एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में क्या कर सकते हैं बच्चे, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूनिट जो होगा उसको दूसरी यूनिट्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चे जब भी आप ये कन्वर्जन करते हैं तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक आप लोगों को चाहिए, दैट इज नीड ए कन्वर्जन फैक्टर। क्या चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर। जैसे देखो हमने बोला कि हम 1 इंच को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो मुझे इंच और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 इंच किसके इक्वल होगा, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 1 इंच किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया। जैसे 1 kg है, 1 kg किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी आपके पास एक तरह का कन्वर्जन फैक्टर आ गया। अगर 1 ग्राम है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ये किसके इक्वल बन जाएगा, 10 पावर -3 kg जो है यहां से आपके पास आ जाएगा। इस पॉइंट को समझिएगा। तो किसी को भी अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन में क्या फाइंड करना है बच्चे, कन्वर्जन में हमें देखना है एक सिंपल सा रिलेशन देखना है कि वो रिलेशन आपके पास क्या है। अगर मुझे वो रिलेशन पता नहीं है तो मैं किसी भी यूनिट्स को कन्वर्ट जो है वो नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को समझिएगा। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये थोड़े से ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इनको कन्वर्ट करना है। देखो हमें कन्वर्ट करना है 5 लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर क्यूब। और जो 4 डेज हैं इसको किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। ध्यान दीजिएगा, देखो आपको पता है 1 लीटर किसके इक्वल होता है, दैट इज 10 पावर -3 मीटर क्यूब। किसके इक्वल होगा, 10 पावर -3 मीटर क्यूब।
तो 5 लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस शुड इक्वल्स टू 5 इंटू 10 पावर -3 और यहां से क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 10 पावर -3 और यहां से बन गया बच्चे दैट इज योर मीटर क्यूब। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें कन्वर्ट करना है 4 डेज इंटू सेकेंड। तो आप लोग को पता है पहले आपको 1 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स और 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? दैट इज योर 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो ये हमारे पास हमने क्या किया? 1 डे को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यहाँ पे देखिए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे 4 डेज को कन्वर्ट करना है। तो 4 डेज को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ये बन जाएगा 4 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये इसके इक्वल जो है ये वैल्यूज आपके पास यहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन बन जाएगा। तो बच्चे क्या बताया मैंने? अगर आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं उसको बच्चे? सबसे पहले आप लोगों को एक कन्वर्जन फैक्टर जो है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक कन्वर्जन फैक्टर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम किसी भी रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये बच्चे थोड़ा सा एलिमेंट्री लेवल का है, थोड़ा सा बेसिक लेवल का है, इसको ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बेसिक लेवल होने के कारण आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जो अभी तक हम पोर्शन कर रहे हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को समझिएगा। लेकिन धीरे धीरे हम जब कॉम्प्लेक्स पोर्शन की तरफ मूव करेंगे तब आप देखिएगा हमारे पास ये रिजल्ट क्या वो आएगा। अब देखिए यहां से हमारे पास स्टार्ट होगा, इधर देखिए हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रहा है बेसिक थोड़ा सा केमिस्ट्री का, और इसमें हमारे पास आता है दैट इज योर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिएगा ध्यान से, ओके। यहीं से बेसिकली स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का पोर्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो फिजिक्स में भी है आपके पास, वो आप लोगों को आप फिजिक्स में भी उसको देखेंगे। तो देखिए बच्चे, जब केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया गया, केमिकल रिएक्शन को, तो इनको हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ 5 बेसिक लॉज। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये जो लॉज थे ये लॉज किसके ऊपर बेस्ड थे? दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थे कि बहुत सारी रिएक्शंस हमने कैरी आउट की और उन रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, मास कैसा आ रहा है, रेशियो कैसी बन रही है, और उसी के बेसिस पर हमने ये 5 बेसिक से लॉज जो है वो उनको क्या किया? डिफाइन किया। 5 बेसिक से लॉ जो है वो हमने क्या किए? डिफाइन किए। बच्चे देखिए इसमें जो पहला लॉज था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शंस। थर्ड था आपके पास दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन आपके पास है दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस, और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? दैट इज बेट्स। और फिफ्थ वन लॉज जो था दैट इज गे-लसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिएगा ध्यान से, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको हम इन 5 बेसिक से लॉज के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए ये जो पहले 4 लॉज हैं दीज आर बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? दीज आर बेस्ड ऑन मास।
मास या ये वेट के ऊपर बेस्ड है, ये पहले जो 4 लॉज हैं। और जो 5th वन लॉज है, जो 5वां लॉज आपके पास है, इट इज बेस्ड ऑन योर वॉल्यूम। ये आपके पास वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई हो रहा होगा। तो देखिए, जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उनको इनिशियली इन 4 लॉज के ऊपर हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, बात देखिए, अब हम आगे चलते हैं, सबसे थोड़ा सा देखते हैं 1 बाय 1 ये लॉज क्या स्टेट करते हैं। देखिए, पहला लॉज जो आपके पास आ रहा है, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये लॉ। पहले तो समझिए, ये दिस लॉ वाज गिवन बाय लेबुसियर एंड इन 1789। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये लॉ कि अगर कोई बच्चे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होगा बच्चे, जो टोटल मास होगा, वो टोटल मास आपके पास क्या रहेगा बच्चे, टोटल मास आपके पास कंजर्व रहता है, टोटल मास आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे टोटल मास आपके पास कंजर्व है और कांस्टेंट है। एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी बच्चे, देखिए, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, जो आपके पास टोटल मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिंपल सा लॉ है। देखिए, ये लॉ क्या स्टेट करता है, ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज कंजर्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, इसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात क्लैरिफाई हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सी और डी प्रोडक्ट की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इट शुड इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मास का सम प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल होगा। इस बात को समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ए का मास हमारे पास यहाँ पे Ma है और बी का मास हमारे पास यहाँ पे Mb है, तो दोनों का सम क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट B। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट C एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट डी। बात समझ आ गई, क्लैरिफाई हो गया। तो क्या सिंपल सा स्टेटमेंट हुआ इसका, कि टोटल मास जो है वो रिएक्शन में आपके पास कंजर्व रहता है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू योर मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बात क्लैरिफाई होगी बच्चे। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो सारी रिएक्शंस में एप्लीकेबल होगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, आप लोग जानते हैं आइंस्टाइन रिलेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ध्यान दीजिए, क्या बोलता है आइंस्टाइन का रिलेशन, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी। तो देखिए, अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा मास क्या हो गया, लॉस हो गया। किस फॉर्म में लॉस हुआ है, एनर्जी की फॉर्म में लॉस हुआ है। वैसे तो मास का लॉस हमेशा ही रहता है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में ये मास का लॉस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए
हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, निग्लेक्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। बात समझ आ रही है, पॉइंट क्लैरिफाई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, मास बहुत ही कम है, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है बच्चे, निग्लेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट क्लैरिफाई हो गया। अब देखिए, अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, बात समझ आ रही है ना, अगर रिएक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्शन कैसा हुआ, दिस वन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपके पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या आपके पास हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर हाईली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो इसका मतलब वो बहुत लार्जर अमाउंट में हीट क्या करेंगी, अब्सॉर्ब करेंगी। बात समझ आ रही है, या हीट क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। तो अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिएक्शन में इवॉल्व और अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, यूवी का इट इज नॉट ट्रू दैट इन ऑल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन इट फेल्स, ऐसा नहीं है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये फेल नहीं करता है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिनमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, अभी एग्जांपल में आता हूं मैं आपको, अभी मैं बताता हूं, आप समझिए इसको इस तरह से। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा हीट रिलीज हो रहा है तो ये फेल कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये हीट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करता है बच्चे, फेल कर जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, आप लोगों को पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा अमाउंट भी रिएक्टेंट का क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। अगर आप लोग न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी देखेंगे तो उसके आगे लिखा होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही हाई अमाउंट में। जो नॉर्मली एनर्जी होती है वो कितना हो जाएगा, नॉर्मली 2000 किलो जूल पर मोल तक चला जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन में आपके पास ये लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये एनर्जी का रिलीज बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये लॉ क्या करेगा, फेल कर जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या दे दी मैंने, खास करके आपके पास आ जाएंगी न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या आ जाएंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। क्यों न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होती है वो हीट आपके पास बहुत ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा हीट जो है वो आपके पास अब्सॉर्ब होगी, इसलिए वहां पे हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। जैसे देखिए, ये सिंपल सा रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंबशन रिएक्शन हो रहा है। कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है बच्चे, कार्बन सॉलिड जो है वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बॉन्ड कर और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो इसके लिए आप देखते हैं जो डेल्टा एच आपके पास है दैट इज नेगेटिव, क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसा होता है ये, एक्सोथर्मिक है। लेकिन स्टिल ये क्या कर रहा है, कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन गैस का कितना होगा 32 ग्राम, CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो दोनों को ऐड करोगे, ये देखिए 32 और 12 कितना हो गया बच्चे, दिस इज योर 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया। तो जैसा कि यूवी का आप लोगों ने आपने पूछा था, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है बच्चे, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लैरिफाई हो गया पॉइंट। तो हमेशा इस बात को समझिएगा कि ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लैरिफाई हो गया होगा।
कोई डाउट हो यहाँ पे किसी को? एनी स्टूडेंट पूछ सकता है कोई बच्चा? एनी स्टूडेंट? हाँ जी बताइए, क्लैरिफाई है? ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ये दिस वन इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये इसको हीट करेंगे, ये किसमें ब्रेक डाउन करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो यहाँ पे देखिए इसका वेट कितना होता है? 100 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 56 ग्राम, और दिस वन इज योर 44 ग्राम। तो देखिए जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चे इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन आप नॉर्मली कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये दोनों तरह का मास, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिएगा अभी क्वेश्चन दिया हुआ नीचे, देखो लॉ ऑफ मास सेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ये दिया हुआ है 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen and residue KCl left behind weight 2.96 ग्राम। बात समझा रहे हो? आप KClO3 को हीट कर रहे हैं, आपके पास क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बन रही है, और साथ में आपके पास बन रहा है KCl, रेजिड्यू मतलब रिएक्शन में ही रह गया है। जैसे आपके पास KClO3 है, इसको आप हीट करें तो ये बोला दो चीजें बन रही हैं, एक है KCl और एक आपके पास है यहां से ऑक्सीजन। पॉइंट क्लैरिफाई हो गया? तो बच्चे KCl अगर आप यहां से देखते हैं, O2 यहां से आप देखते हैं, तो इसने बोला है KCl का मास कितना है? दैट इज 2.96 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है बच्चे बताइएगा? इट इज योर 1.929 ग्राम, दिस इज योर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसने बोला है बताइए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहां से क्या बनेगा? जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना है? मास ऑफ KClO3 कितना बन गया बच्चे? 4.90 ग्राम। ये वैल्यू आपके पास यहां से आ गई। तो इसी तरह अगर मैं मास ऑफ प्रोडक्ट देखूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रोडक्ट के मास में हमारे पास 1.92 ग्राम है, और यहाँ पे कितना आ गया? 2.96 ग्राम। दोनों को ऐड किया, ये देखिए ये हमारे पास कितना बन गया? 4.88 ग्राम। यहाँ पे देखिए एडिशन कर दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दिस इज योर 4.88 ग्राम। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 4.90। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 4.88। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कितना कम हुआ? सिर्फ एरर कितना आ रहा है? 0.002। इसको हम मान सकते हैं ये बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, और ये एरर भी हो सकता है आपके पास। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास क्या होल्ड करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अब हो सकता है इसका मास दिया हो रिएक्टेंट का, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका मास भी दिया हो, और ऑक्सीजन का मास वो पूछ ले, कैलकुलेट करने के लिए बोल दे। क्या बोल दे? आपके पास कैलकुलेशन के लिए बोल दे। बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है? तो इसका मतलब हमने फार्मूला क्या लगाना है? जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू योर मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। फर्दर इसको क्या कर सकते हैं बच्चे? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा लॉ है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अभी तक हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है
वही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास गिवन है 0.22 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसका कंपाउंड होता है? कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं इसमें। ऑन कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन गेव 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर दे रहा है? 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ आ रही है? 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाना है। शो दैट these results are in accordance with law of conservation of mass। हमें ये बताना है ये रिजल्ट किसके अकॉर्डेंस में है? These are in accordance with law of conservation of mass के साथ ये क्या करेंगे? एसोसिएट करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। इसका मास दिया हुआ है 0.22 ग्राम, और इसकी अगर आप कंबशन कर रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से क्या बनेगा? H2O। अब देखो इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना होगा? ये दिया हुआ हाइड्रोकार्बन का मास 0.22 ग्राम। इसका मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वो कितना है? 0.22 ग्राम। जी 0.22 ग्राम में किसका मास है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का। तो इस साइड भी जो कार्बन और हाइड्रोजन का मास होगा वो भी कितना होना चाहिए? 0.22 ग्राम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकता है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए जो CO2 का मास है वो कितना होता है? दैट इज 44 ग्राम। H2O कितना होता है? दैट इज योर 18 ग्राम। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें कार्बन का मास कितना है? इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका मास होगा दैट इज 12 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसका मास कितना आ जाएगा? दैट इज योर 12 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा बच्चे? 12 डिवाइडेड बाई 44। हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? 0.44 ग्राम। तो 0.44 ग्राम में कितना कार्बन होगा? मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 0.12 ग्राम। इस बात को समझिएगा। कोई डाउट हो किसी बच्चे को? एनी डाउट? हाँ बताइए बच्चे, बोलिए कोई डाउट हो यहाँ पे? एनी डाउट? ठीक है, हाँ बच्चे बोलिए कोई डाउट हो यहाँ पे? क्लैरिफाई हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसी तरह H2 का वेट कितना है? दैट इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में आपके पास कितना हाइड्रोजन होगा? 80 ग्राम ऑफ H2 में कितना हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? दैट इज योर 2 ग्राम। तो 2 ग्राम आ गया। 0.99 में कितना होगा? 2/18 into 0.9, दिस शुड बी योर 0.1 ग्राम। देखिए कार्बन आ गया 0.12, हाइड्रोजन आ गया 0.1 ग्राम। दोनों को ऐड किया कितना बन गया? 0.22 ग्राम। ठीक है बच्चे, ओके। टाइम भी हो रहा है क्लास का, 1 मिनट ही रहा है, तो इसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी भी। एनी डाउट स्टूडेंट? हाँ जी बोलिए। अगर नहीं हुआ तो कल वाली क्लास में हम फिर इसी से स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चे अभी तो टाइम हो चुका है। आई थिंक कल मैं इसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा और इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बात क्लैरिफाई हो रही है? पॉइंट समझ आ रहा है? नोट्स में अभी शेयर कर दूंगा। टाइम हो चुका है, तो जैसे ही कल क्लास होगा